तू जहाँ जाएगा तेरे संग आएगा, मेरी सुनता नहीं है क्यों भला, दिल सर फिरा। आशा भोसले हमारे साथ हैं और हमने आई के घर पे ही शूट किया उनके साथ ही। 4 साल अभी तो टेलीविज़न किया है मैंने। ऑब्वियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो करूँगा। मुझे उन्होंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की, उसके बाद ही मैंने शो के लिए हाँ किया कि हर्ष से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। ये चीज़ मैंने लाइव में जब कही थी कि यार अपूर्वा ये कैसी लैंग्वेज तुमने यूज़ करी, अगर आप शब्दों में पहले रिस्पेक्ट नहीं इंसान को दे सकते हैं तो आप कैसे डिफाइन करें। बेअकल लोग हैं वो लोग गालियाँ देंगे, लेकिन अगर मुझे गाली देनी है किसी को या मुझे किसी से लड़ना है, लेजिटिमेट सिचुएशन होगी तब जाके मेरे अंदर से मेरा वो दूसरा रूप निकलेगा। इनके बस की भी बात नहीं है। मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है मेरे में। तो शिव भगवान बहुत शांत हैं। कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा तो तीसरी आँख खुलेगी, वरना मैं शांत हूँ। लड़की अगर कम कपड़े पहन रही है, बहुत कम कपड़े पहन रही है, फ्रीडम का नाम देते हैं और विमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं कि एक ऐसा स्पेस है कि अगर ज़्यादा फैल गया तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। ऐसे देश में पैदा पले बड़े हैं जहाँ की संस्कृति पुरातन काल से भी पुरानी है। हाय गाइस, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। आज जो हमारे साथ है उन्हें अपने हाल ही में देखा है थिएटर्स में और काफ़ी धूम भी मचा रहे। आप सोच रहे आज हमारे साथ कौन है? जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, सुधांशु पांडे की बात कर रही हूँ। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? थैंक यू आरजू, थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने रियलिटी शो जब भी आपसे पूछा, आपने हमेशा ये कहा देखता हूँ करेंगे ये, बट ये जब आपके पास ऑफ़र आया, क्यों सोचा आपने कि ये आपको करना है? क्योंकि ऐसा रियलिटी शो अभी तक बना नहीं था इंडिया में, और जो रियलिटी शो बन रहे हैं और जो बहुत पॉपुलर वाले हैं स्पेशली, वो ऐसे स्पेस हैं जहाँ पे मैं अपने आप को कभी देख नहीं पाया। तो ऑब्वियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो करूँगा, बट ये जब ऑफ़र मुझे आया था, बीबीसी ने मुझे अप्रोच किया था इसके लिए, और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया कि क्या है ये शो, क्या फॉर्मेट है और कैसे ये एक बहुत ही रिनाउंड अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और करीब 30 कंट्रीज़ में नंबर 1 है, और हम पहला सीज़न बना रहे हैं उसका यहाँ पे। एंड वी आर लुकिंग एट गेटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जो बहुत यूनिक लोग होंगे, और हम लोग एक बहुत अच्छा एलीट क्राउड लेके उसमें शो में लाने वाले हैं। तो मुझे उन्होंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की, उसके बाद ही मैंने शो के लिए हाँ किया था। एंड दे रियली डिड गेट अ गुड मिक्स ऑफ पीपल, मे बी नॉट ऑल बट एटलीस्ट अ मेजर पार्ट। यस, बट मैं जानना चाहूँगी कि कैसा था एक्सपीरियंस आपका? क्या कहना चाहोगे? इवन वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे जो सोशल मीडिया, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, एक्टर्स है, तो इस बार 2 जन की मिक्सअप थी वहाँ पे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मैं जानना चाहूँगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक था। आई वोंट बी लाइंग दैट I had a great time. I had a great time, and I think it was such a unique concept. और इतने लार्ज स्केल पे वो शूट हुआ है, बना है, प्रोडक्शन वॉज फिनोमिनल। आई थिंक BBC एंड Amazon हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। और जिस स्केल पे वहाँ पे जो टास्क हमने किए हैं, जैसे ट्रेन टास्क था, या एक और आगे आप टास्क और भी देखेंगे जो बहुत बड़े स्केल पे थे, ऐसी चीज़ें कर पाना और अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। आज तक शायद किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरह की चीज़ें। तो वो सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर था, एंड फॉर मी इट वाज अ ग्रेट चैलेंज। और आई थिंक आई कैन सम अप बाय सेइंग दैट माय एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। बट वहाँ पे ऐसा कौन लग रहा था कि कोई स्मार्ट प्ले कर रहा है, या कौन डम होके भी वो स्मार्ट प्ले कर रहा है? ऐसा कौन लग रहा था वहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी इतना मंझा हुआ है कि चाहे वो छोटी उम्र के लोग थे या बड़ी उम्र के, सबको एक चीज़ तो पता थी कि 24/7, नॉट 24/7 एक्चुअली, 12 घंटे जब आप उस स्पेस में हैं तो 12 घंटे कैमराज ऑन हैं। आप चाहे अकेले बैठे हैं तो भी आपको कैमरा देख रहा है, आप 10 लोगों के साथ हैं तो भी कैमरा आपको देख रहा है। सो इन द सो कॉल्ड रियलिटी स्पेस यू आर स्टिल पुटिंग अप एन एक्ट, ओके।
there are also some people who were trying to be साइकोलॉजिस्ट्स, यू नो, जो एक दूसरे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ऐसे देखा उसकी तरफ तो मुझे लग रहा है वो ट्रेटर है, या उसने अचानक ऐसे किया तो वो मुझे लग रहा है ट्रेटर है, और उसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया तो मुझे लग रहा है वो ट्रेटर है, और वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पता है या बहुत कूल है तो वो ट्रेटर है. सो एवरीबडीज इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस वॉज चैलेंज एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम. और सारे के सारे वो जो साइकोलॉजी मेजर होते हैं ना, जो मेजर करते हैं साइकोलॉजी में, वो सब वो बन गए थे, एकदम पीएचडी बन गए थे. और मुझे लग रहा है शायद वही माइंड गेम है, और उसी वजह से इतना इंटरेस्टिंग है वो गेम कि हर इंसान को वो हमेशा ऑन दी एज रखता है. और गेम ही था कि एक दूसरे के ऊपर आपको शक करना है, और आप सबके ऊपर हर समय शक ही कर रहे हैं उसमें. यस, बट आपको क्यों लगा कि करण कुंद्रा ट्रेटर्स है? क्योंकि जब सबके वोट हो रहे थे तो तभी आपने भी उन्हें नहीं, वोट मुझे किया था. मुझे एक्चुअली हम सब जो थे ना वहाँ पे, हम सब का जैसे मैंने बोला इंटेलेक्ट चैलेंज हो रहा था, तो हम सब जो गिवन सर्कमस्टेंसेस थे, क्योंकि देखिए जब आप एपिसोड देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट वो 1 घंटे का आपको दिखाया जाता है. जो 12-13 घंटे हमने शूट किया उसको कंसाइज करके 1 घंटे में दिखाया जाता है. बट वो 12 घंटे हम लोग वहाँ पे जब 12-13 घंटे शूट कर रहे थे तो क्या क्या दिमाग में चलता था, क्या क्या होता था, कितनी देर अकेले बैठते थे, तो उसमें ऑब्जर्वेशन ही हमारा एक टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि शायद करण ट्रेटर हो सकता है, उसकी किसी बात से या किसी बिहेवियरल पैटर्न की वजह से मुझे लगा होगा. और उसी टाइम पे दूसरे लोगों ने भी बोला कि मुझे करण पे है, तो करण को अचानक सारे वोट्स पड़ गए. हालांकि मुझे उसके जाने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बिकॉज ही इज़ अ फैबुलस गाय, यू नो. मुझे बहुत प्यारा लगता है वो लड़का, यू नो. ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर दैट आई डोंट हैव. तो ही इज़ लाइक दैट. तो बहुत अच्छा लड़का है वो. एंड अनफॉर्चुनेटली वो हम सब के बहुत मिस रीडिंग का शिकार हो गया. यस, बट राज के टाइम पे कहीं ना कहीं अपूर्वा सही थी और सारी चीज़ें सही हुई, और उसे उन्हें जो वोट दिया गया था वो भी कहीं ना कहीं सच हुआ. तो व्हाट डू हैव टू से अबाउट? एक्चुअली राज के एपिसोड में भी हालांकि अपूर्वा ने वो चीज़ इग्नाइट की, बट कहीं ना कहीं पूरे दिन में टुवर्ड्स द एंड लोगों की शक की सुई इसके ऊपर जाने लगी थी. बिकॉज राज ने वो इतना ज़्यादा कूल हो गया था, और वो अचानक मुझे लगता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और वो इतना ज़्यादा दिखने लगा अचानक कि लोगों ने उसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया. और क्योंकि उसने सुबह राज ने शायद निकलते एक नैरेटिव शुरू किया था कि आई थिंक इट इज़ सुधांशु, क्योंकि मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसके हाथ में पसीना आ रहा था, एंड इट वाज लाइक यू नो ही हैड स्वेटी हैंड्स. और बोला इसीलिए मैं सबसे हाथ मिला रहा था देखने के लिए कि कौन नर्वस है. तो यू नो, सो ही स्टार्टेड दीज नैरेटिव्स जहाँ पे वो पकड़ा गया बेचारा. सो ही इज़ ऑल्सो, ही इज़ नॉट अ एक्टर और अ यू नो प्लेयर ऑफ दैट सॉर्ट. ही इज़ अ सिंपल गाय. वो फंस गया अपनी ओवर एक्टिंग में, और कोई बात नहीं है. दैट इज़ वाई ही वॉज कॉट वेरी वेरी फास्ट. हर्ष गुजराल ने आपके ऊपर एक कमेंट किया जहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी बज़ में हो रही है, वायरल हो रही है. व्हाट डू हैव टू से कि जो चीज़ें उन्होंने बोली है, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मुझे देखिए हर्ष से मैंने हर जगह यही बोला है कि हर्ष से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, स्टैंड अप आर्टिस्ट. और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, अभी भी है, हमारी बात भी हो गई है. और मुझे खाली इस चीज़ का दुख हुआ था कि जब आप किसी से मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप सर करके एड्रेस कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट आप मुझे दे रहे हैं, फिर मेरी पीठ के पीछे आपने ऐसा लूज स्टेटमेंट, जो मुझे वहाँ पे नहीं पता चला, जो मैंने एपिसोड देखा तब मुझे समझ में आया. अपूर्वा का भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ मुझे बहुत वो बच्ची प्यारी लगी. शी इज़ गॉट अ वेरी गुड हार्ट, लवली किड. बट मैंने उसे यही समझाया था, मैंने कहा देखो लैंग्वेज जो है ना, आदमी के जो शब्द होते हैं, मेरा ये मानना है कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ही आपकी अच्छाई और बुराई छुपी होती है. अगर आप अच्छे हैं दिल के, लेकिन आपकी ज़बान गंदी है, तो वो सारी अच्छाई मिट्टी में मिल जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली. एंड यूर यू नो, आई थिंक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है
इट्स नॉट एटिकेट्स, आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी कि हम रिस्पेक्टफुल रहें एक दूसरे इंसान की तरफ, हम रिस्पेक्टफुल रहें जानवरों की तरफ, है ना। रिस्पेक्ट और कंपैशन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर इंसान में होनी चाहिए। वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को डिफाइन करता है वो। तो ये सब चीज़ें मैं आई पर्सनली फील रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन दीज टू यंगर जनरेशन, तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। वही चीज़ मैंने अभी भी करी है। तो आई एम श्योर अपूर्वा एंड हर्ष हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बट जैसे आपको पता है कि उनकी कंट्रोवर्सी से पहले भी हो चुकी है और जाने के बाद भी हमने सबसे ज़्यादा फाइटिंग उनकी और उर्फ़ी की ही देखी थी। क्या कहना चाहोगे? आप थे, आपने तो वो एक्सपीरियंस भी किया है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है क्योंकि जो भी नाम आप ले रहे हैं, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि जो लोग सिर्फ गिमिक्स यूज़ करके पॉपुलर हुए हैं, या तो गाली गलौज या लड़ाई मारपीट जैसे, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल हर इंसान, मीडिया भी इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज़ कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, या जिनके कुछ ना कुछ वो बड़े डर्टी स्पेस में जो वीडियोस आते हैं। एक और कोई इन्फ्लुएंसर मैंने देखा था जो कीचड़ में लेट लेट के वीडियो बनाता है और उसको भी इन्फ्लुएंसर बोला जाता था। और वो भी किसी रियलिटी शो में आया था, आई थिंक बिग बॉस में ही आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि शायद उनकी ज़बान ही वैसी है, या अगर कोई अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि भाई द लीस्ट क्लोथ्स आई वेयर द मोर पॉपुलर आई विल गेट, तो अगर कम से कम कपड़े पहनने से आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, इनमें से ही जो कुछ लड़कियां हैं अनफॉर्चुनेटली, जो इसको विमेन एम्पावरमेंट का नाम देती हैं, तो मुझे उस बात का और भी ज़्यादा दुख होता है कि ये कौन सी दुनिया से लोग आए हैं, कैसे बैकग्राउंड से लोग आए हैं। जो लड़की अगर कम कपड़े पहन रही है, बहुत कम कपड़े पहन रही है, तो ये उसको फ्रीडम का नाम देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और विमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत मतलब ये इसे शायद कलयुग बोलते हैं कि कलयुग में हर चीज़ की डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, ऐसे लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पॉपुलैरिटी है, इट इज़ नॉट फेम। पॉपुलैरिटी में और फेम में बड़ा डिफरेंस है। पॉपुलर तो आप, जैसे वो कीचड़ में लोटे लगाता है, नाले में गिर गिर के, उसके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग तमाशा देखने वाले लोग हैं, वो आपकी कला के फ़ैन नहीं हैं। फैंडम जो होती है वो कला से आती है, मैंने पहले भी बोला है, जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी आर्ट, उसकी फैंडम होती है। फॉलोअर्स तो आजकल तमाशा देखने वाले, आप सड़क पे आप कोई तमाशा कीजिए, देखिए कितने लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो क्या आप वही तमाशा करने वाले हैं और तमाम तमाशबीन आपके आसपास इकट्ठा हैं? तो मुझे लगता है ये जो पहले तमाशे सड़कों पे, चौराहों पे होते थे, जहाँ लोग तमाशा करते थे और लोग इकट्ठे हो जाते थे, ये वही तमाशा करने वाले आज की डेट में सोशल मीडिया पे आ गए हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ना तो मैं अचीवर्स मानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये जो ज़रिया अपना के पॉपुलैरिटी, द सो कॉल्ड फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग जो होती है, वो लेके आते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत एक डार्क स्पेस है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है कि अगर ज़्यादा फैल गया तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लें, और इन चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी हटाएं अपनी लाइफ से और अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में से, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि हम एक ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसे देश में पैदा पले बड़े हैं जहाँ की संस्कृति पुरातन काल से भी पुरानी है, जहाँ पे हम लोग ने हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डिफ़ाइन किया हुआ है। हमने हर चीज़ का एक दायरा बना के रखा हुआ है। ये हमारी संस्कृति है कि हमारे बाप दादा
हम कैसे उनके साथ रहते हैं, अपने बड़े भाई के साथ कैसे रहते हैं, अपनी छोटी बहन के साथ कैसे रहते हैं, चाचा चाची के साथ कैसे रहते हैं। अगर आपने अच्छा अभी ये चीज़ मैंने लाइव में जब कही थी कि यार अपूर्वा ये कैसी लैंग्वेज तुमने यूज़ करी, तो इतने सारे लोगों के मैंने मैसेजेस पढ़े उसमें जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ बहुत ही सो कॉल्ड वोक जो कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोगों ने बोला ये कोई वो थोड़ी होता है, ऐसे तो आजकल बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आजकल बॉस को और सब सीनियर्स को भी नाम से बुलाते हैं। अरे भाई, तुम वेस्टर्न कल्चर अगर फॉलो करोगे तो यही होगा ना, है ना। आप पैदा पले बड़े यहाँ पे हैं, आप अपने घर में चाचे ताऊ के जाके पाँव छूते ही होंगे ना, चाचा जी बोलते होंगे ना, या उसका नाम लेके बुलाते हो, और तुम ऑफिस में जाके अपने बॉस का नाम ले रहे हो, तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती। मुझे लगता है कि ये कल्चर ही बहुत गलत है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ, है ना, और मैं उनके साथ काम करते वक्त इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग हिम एज सर, इफ़ आई गो एंड कॉल हिम अमिताभ, तो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट फील होगा और वो बहुत गुस्सा होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल में, 50-52 साल में इतना कुछ किया है, इतना कुछ अचीव किया है, इतना बड़ा नाम कमाया, इतनी मेहनत की है, इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और आज जो वो हैं वो उनके उन एक्सपीरियंसेस की वजह से बने हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इज्जत, अपनी जो रिस्पेक्ट गेन की है, एक फेम उनकी है, ये सब उन्होंने गेन किया है, ये अचीव किया है। अगर उस अचीवमेंट को हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो देन समवेयर वी आर ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। वी कांट जस्ट ब्लाइंडली से कि यार वो तो एमएनसी में ऐसे बोलते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे, और ये इससे रिस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, इससे रिस्पेक्ट का लेना देना नहीं तो किस चीज़ से रिस्पेक्ट का लेना देना, आप मुझे बताइए। हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट देन? अगर आप शब्दों में पहले रिस्पेक्ट नहीं इंसान को दे सकते हैं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके घर में अगर डॉगी है तो उसको भी आप प्यार करते हैं ना, आप अपना उसको प्यार कैसे डिफाइन करते हैं? खाली उसका नाम लेके नहीं ना, आप उसको अलग अलग बेबी, पुच्चू, माय डार्लिंग, माय, आप अलग अलग चीज़ें बोलते हैं ताकि उसको वो प्यार महसूस हो। तो आप जब किसी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और महसूस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक 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 आप उसको वो देते हैं, टर्म देते हैं। तो हम सर बोलते हैं या मैम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट मीन्स आई एम गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट एंड द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट ओके ही इज टॉकिंग टू मी रिस्पेक्टफुली, राइट। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, you know. So I think this generation is living in a very dark space, and I don't take all these so-called influences as anything at all, unless I also see that they have a lot of talent in them. They have art, they can entertain people with their form of art. None of them have any form of art. Tell me, what is it that I should appreciate in them? Tell me one thing. Are they great performers? Are they great actors? Are they great singers? Are they great talkers? No, they are not. They are abusive, they are loud, and they are insensitive. I would say they're insensitive towards every other person. So what is it that I should appreciate about them? Tell me. They're all there, very loud, noisy, abusing, fighting at the drop of the hat. What is this? This is not civilized. We are a part of a civilization. हम लोग जंगली जानवर नहीं है भाई. We are all human beings and we are living in a civilized society. So I'm very against it. I have to hold myself back because I know there's so much going on around. अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये जेंजी वाले जो बेअकल लोग हैं वो लोग गालियाँ देंगे. Unfortunately for them, that is their tool. They use it against everybody. They don't see कि कौन कितना बड़ा है आपसे उम्र में या क्या है. They don't see. They just think it is cool to come and abuse you and say things to you. They just think it's very cool. And I think this cool is the biggest bullshit that is going on. Yes. I can also be very, very cool. If I want to be cool, I can also abuse. It's not like I can't abuse. Arzu, अगर मैं चाहूँ तो मैं गाली दे सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे गाली देनी है किसी को या मुझे किसी से लड़ना है, तो वो बहुत लेजिटिमेट सिचुएशन होगी, तब जाके मेरे अंदर से मेरा वो दूसरा रूप निकलेगा. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं इस तरह से बिहेव कर सकता हूँ जैसा इन लोगों ने कभी शायद देखा भी ना हो. इनके बस की भी बात नहीं है. बट आई कांट यूज दैट ऑल द टाइम. आई कांट. दैट्स नॉट मी. दिस इज मी, राइट. I will get angry only when I have to be angry. I will abuse if need be only when it is really required,
राइट? मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है मेरे में। तो शिव भगवान बहुत शांत हैं, आदि योगी है, राइट? वो ध्यान में रहते हैं, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर करता है तब उनकी तीसरी आँख खुलती है। तो मेरा भी वही है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा तो तीसरी आँख खुलेगी, वरना मैं शांत हूँ। नहीं, बट पर्सनली मैं 2022 से जानती हूँ, और जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी दैट टाइम भी आप इतने स्वीट, इतने हम्बल, आज के वक्त में मैंने सच में नहीं देखा है, क्योंकि मे बी आपको वो डे याद नहीं होगा, मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम आपको फ़ोटो के लिए कहा था एंड यू आर लाइक हाँ क्यों नहीं बच्चा, आजा आजा आजा। वो फोटोज़ आज भी मेरे पास है। एंड नाउ अ डेज़ आप कभी भी मिलते हो, आप इतने हम्बल तरीके से मतलब बात करते हो ना, ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप किसी को ऐसे रखे हो, ऊपर रखे हो या किसी को नीचे। सीरियसली आप इतने अच्छे हो। थैंक यू सो नहीं, जेन्युइनली, क्योंकि मुझे आज भी जब भी आपकी बात होती है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं बोलता होगा कि हमें नहीं करना है। एवरीवन, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, कोई भी आपके, चाहे वो रिलेटेड शो हो, सॉन्ग हो या फिर पॉडकास्ट हो, एवरीवन रेडी। तो आप इतने स्वीट हो, गॉड इज़ जेन्युइनली। वेरी काइंड, आई थिंक। नहीं, बिकॉज ऑफ आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने मिल रही है, क्योंकि शांत रहना आज के वक्त में जल्दी लोगों को आता नहीं है, रिप्लाई देना तुरंत, बट चीज़ें आप ऐसे लोगों के सामने कर रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। फॉर मी, मैं तो होती हूँ Thank you डे so much. 1 2022 से आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड। नहीं, बट आपने बहुत सही बात बोली कि अगर इफ़ हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो हम डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। ट्रू, ये बात आपने सच में बोली, ये भी आगे भी हम सब याद रखेंगे। बट उसके अलावा जैसे अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है, अगर आप देख रहे हो कि रियलिटी शोज़ आ रही है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को ही लाया जा रहा है आज के वक्त में, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर शब्द जो है ना बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग आजकल एंड सी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया विच इज़ नॉट डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबली। अगर आप इन्फ्लुएंसर का मतलब समझना चाहते हैं तो पहले उसका डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढिए। इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो अगर आप कोई ऐसे इंसान को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं जिसका हर काम गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है लोगों पे या सोसाइटी पे, तो आपको उसको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलना चाहिए, राइट? एंड यू शुड बॉयकॉट देम एंड द काइंड ऑफ स्टफ दे आर पुटिंग आउट, बिकॉज यू आर मीडिया, बिकॉज आप उस चीज़ को दिखाएंगे तो करोड़ों लोग देखेंगे। तो इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इफ़ यू लव योर नेशन, इफ़ you have respect, and if you are careful, and if you worry about the future of the kids of our nation, then you must be very responsible for this कि आप क्या दिखाने वाले हैं, right? So it is very important that मीडिया टेक्स द फर्स्ट स्टैंड अगेंस्ट दीज पीपल। जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके अगेंस्ट में पहला स्टैंड मीडिया ही लेगा, बिकॉज मीडिया ही उनको या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है, राइट? मीडिया हैज़ दैट स्ट्रेंथ। सो आई ऑलवेज हम्बली रिक्वेस्ट कि भाई मीडिया हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू नो। हम लोग कितना भी बोलें, कुछ भी बोलें, बट मीडिया इज़ वेयर इट ऑल रीचेज अक्रॉस द ग्लोब एंड यू नो द वेरियस कॉर्नर्स। आदमी के पास फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल है, तो एक चीज़ मीडिया ने दिखाई वो हर आदमी के फ़ोन पे आ जाता है। सो इट इज़ दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग, राइट? सो थ्रू मीडिया दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। सो अगर गलत इन्फ्लुएंस तो गलत जा रहा है, अच्छा है तो अच्छा जा रहा है। वी मस्ट ट्राई वेरी हार्ड दैट वी सेंड आउट द राइट काइंड ऑफ मैसेजेस टू पीपल दैट कैन बी ऑफ सम यूज टू द जनरेशन, टू द यंग जनरेशन। आजकल वो जेन जी इतना पॉपुलर हो गया, मेरे सर में दर्द होने लगा है कि यार ये जेन जी है क्या भाई? व्हाट इज़ जेन जी? जेन जी एक टर्म आपने डिराइव किया और उस जेन जी के टर्म के अंडर में आप वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं जो गलत हैं, Correct. राइट? बैड बिहेवियर, अब्यूजिव लैंग्वेज, लाउड Yes. बिहेवियर, इंसल्टिंग बिहेवियर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गेटिंग टिक मार्क्ड बिकॉज दे आर जेन जी। दैट इज़ नॉट सपोज टू बी अ जेन जी। जेन जी मतलब they should be far more evolved, they should be far better than the older generation, you know, they should be far ahead in terms of thinking, every which way they should be ahead of us, right? That is what Gen Z is supposed to be, not because they are derogatory, they are Gen Z. तो जो derogatory हो रहा है उसको Gen Z बनाते रहे लोग कि Gen Z तो ऐसी है। क्यों भाई? मेरे घर में भी Gen Z है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, they are not like this. And I want to make sure that every child that comes under my influence, I will make sure that they head in the right direction, you know, and not the Gen Z that is being promoted on, you know, on Instagram and, you know, everywhere. It is very sad. So
I think this Gen Z concept has to be really fixed very fast. यस यस ऑफ कोर्स बट जैसे भी अभी आपने कहा, मैं जानना चाहूँगी जैसे आप उस शो में थे, सबसे ज़्यादा एक बॉन्ड होता है ना जब हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम देते 13 आवर्स देते, तो किसी एक से तो अच्छा बॉन्ड होता है, आपका सबसे ज़्यादा प्यारा बॉन्ड किससे बना है? मेरा बॉन्ड मेरे बापूजी से बहुत बढ़िया था। मेरे बापूजी के साथ मैंने बहुत टाइम वहाँ पे हम वो आ जाते थे कभी भी। और उनका ऐसा था कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मैं फटाक करके उठ के बैठ जाता था, अरे बापू आओ आओ, तो हम लोग बैठ के ऐसी बातें करते थे। वो और मैं बहुत, एंड ही इज़ एग्जैक्टली माई फादर्स एज, एग्जैक्टली माई फादर्स एज। तो मुझे उनके साथ एक वो भी बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक बॉन्ड था, अटैचमेंट था। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम एंड ही इज़, आई मीन वी स्टिल टॉक। और उनकी जो वाइफ है आंटी, जयश्री आंटी, उनसे भी बात होती रही, तो वो मेरे को अलग से मैसेज कर देती हैं, कभी भी उनका कुछ होता है तो वो हमेशा कर देती हैं मेरे को। सो दैट इज़ द, आई थिंक द बेस्ट टेक अवे फ्रॉम द सेट ऑफ अनुपमा। बट बाहर काफ़ी बज़ हो रहा है कि अल्नाज को लेकर कि उन्हें विनर बनाया गया है, जो बज़ आ चुका है, हो रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से, ये बात सच है? मुझे तो पता ही नहीं है कि एलनाज को विनर बना दिया। आई डोंट नो, बट आई थिंक व्हाट पीपल शुड डू इज जस्ट वॉच द शो एंड नो वेदर शी इज़ द विनर और नॉट। कई बार ऐसा होता है कि ये PR स्टंट्स भी होते हैं, तो गलत खबर फैलाई जाती है। बट फॉर एलनाज सेक आई एम होपिंग कि वो विनर है, तो बहुत अच्छी बात है। वाह, आपने सिंपल स्वीट अच्छा आंसर किया कि बट क्या लगता है आपको कि आपके हिसाब से कौन विनर डिजर्व करता है वहाँ पे? आई थिंक डिजर्विंग की बात नहीं है इसमें, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी टुक अप द चैलेंज इक्वली वेल। और जो आदमी लास्ट तक इसमें बच जाए वो बच जाए, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें लक प्ले करता है। इट्स अ माइंड गेम, बट इन द एंड इट्स द लक फैक्टर दैट मैटर्स द मोस्ट। बिकॉज आपको पता नहीं है कि ट्रेटर्स किसको रात में मर्डर कर दें, और आपको ये भी पता नहीं है कि कब सर्कल ऑफ शक में सुई घूम जाए किसके ऊपर और कब उसको वोट आउट कर दिया जाए, यू नो। तो उसमें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग डिजर्विंग थे, सभी लोग ने मेहनत की। आई वुड से दैट आई वुड गिव मोर क्रेडिट टू द पीपल जिन्होंने रियलिटी शोज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं करी हैं कभी। तो पीपल लाइक राज एंड Sahil Salathia, Janvi God, who's an astrologer, Anshula, Maheep, Ashish Vidyarthi, myself. I think for us, it was a great Nikita Luther, So, if you ask me more deserving, all these people are more deserving because they haven't come from a reality space, and for them it was a big challenge. For all of us, it was a big challenge to be in that space. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जो बाकी रियलिटी शो को एक नाम दिया गया है स्क्रिप्टेड, क्या ये शो भी स्क्रिप्टेड था? क्योंकि काफ़ी लोग उस पे भी फिर से, जैसे आप कह रहे हो कि मीडिया के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी, काफ़ी लोग उससे ये कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है, सारी चीज़ें ऑलरेडी डन है, ये सिर्फ वहाँ पे बोला गया है, करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तो किए हो, क्या ये स्क्रिप्टेड है? अगर स्क्रिप्टेड होता तो क्या शो देखने के बाद मैं इतना नाराज़ होता? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जो नैरेटिव शुरू होता है ना कि स्क्रिप्टेड है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिकॉज मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रियलिटी शो में आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप कैसे स्क्रिप्ट कर सकते हैं? आप ये सोच के चल रहे हैं कि 12-13 घंटे जब सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो एक एक डायलॉग याद करके आए हैं 12-13 घंटे बोलने के लिए, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। सो दीज थिंग्स कैन नेवर बी स्क्रिप्टेड। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक स्पेस में डाला जाता है, उस स्पेस में सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, और फिर आप बैठ के तमाशा देखते हैं कि भाई ऐसी सर्कमस्टेंस है, अभी लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू प्ले। सो इट इज़ अप टू एवरीबडी हाउ दे डील विद दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस. So that is how it is, and this can never be scripted, and there can never be any script for a reality show for sure. बट जैसे कि अभी हमने आपको एक रियलिटी शो में देखा, जल्दी आप हमें कहीं और नज़र आ सकते हो? अभी इसके इमीडिएटली बाद तो हम मेरा बैंड ऑफ बॉयज़ का हमारा गाना रिलीज़ हो रहा है विद आशा भोसले।
तो वो उसमें आप देखोगे मुझे एंड ऑल्सो आई एम होपिंग टू बी बैक ऑन द फिल्म स्क्रीन एंड द OTT वेरी वेरी सून बिकॉज दैट इज़ वेर आई बिलोंग यू नो सो आई वॉन्ट टू बी बैक देयर वेरी वेरी सून एंड डू समथिंग एंड क्रिएट समथिंग सम मोर आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक आई डिड ऑन टेलीविजन. सो आपके जो आप कह रहे हो गाना आने वाला है, आप सिंगिंग के लिए तो हम आपको हमेशा जानते हैं, क्या कुछ इस बार जो आने वाला है उसके कुछ दो लफ्ज़ अगर आप गुनगुना सकें? जो भी है ये दिल है मेरा तुझसे कब से है कह रहा तू जहाँ जाएगा तेरे संग आएगा मेरी सुनता नहीं है क्यों भला दिल सर फिरा. वाह वाह, इट्स अमेजिंग, कितना प्यारा. आपने इसकी मीनिंग्स भी काफ़ी अच्छी है जो अभी आपने गाया, काफ़ी. ये आपने और कैसे? आपको वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा बिकॉज यस, मैं तो पर्सनली अब देखने वाली हूँ. इसमें आशा भोसले हमारे साथ हैं और हमने आई के घर पे ही शूट किया उनके साथ ही और बड़ा प्यारा क्यूट सा स्वीट सा वीडियो है. जैसा ये गाना है वैसे ही वो वीडियो भी है. बहुत मज़ा आएगा आपको देख के. वाह वेल, उसके अलावा फिटनेस की हम बात करते हैं. फिटनेस को लेकर आजकल आप काफ़ी बज़ में, और आपकी फिटनेस को लेकर बाकी लोग मोटिवेट होते हैं. क्या कहना चाहोगे, क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि फ़िटनेस बड़ी पर्सनल चीज़ है और अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, इफ़ यू लव योर सेल्फ आई थिंक यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान इसलिए हैं क्योंकि एक तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. बहुत ही मेरा लिमिटेड वो है चॉइस ऑफ फूड. तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर की नहीं खाता हूँ. घर का तो बहुत सादा, मैं मसाले नहीं खाता, ऑयली चीज़ें नहीं खाता. जब कभी चीट करना होता है तो या तो दाल मखनी खा लेता हूँ या पनीर का बर्गर खा लेता हूँ या वेज पिज़्ज़ा खा लेता हूँ जब चीट करना होता है. उसके अलावा बहुत ही सादा सिंपल खाना रहता है. शुगर की क्रेविंग अगर होती है तो वंस अ वीक मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ. बट उसके अलावा जो मेरा डेली रूटीन है वो इतना क्लीन, क्लियर और इतना सात्विक है कि वैसे भी मुझे उसका टेंशन नहीं. प्लस आई लाइक टू एक्सरसाइज वेरी रेगुलरली और वो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बिना एक्सरसाइज के या बिना वर्कआउट के मैं रह नहीं पाता हूँ. तो मुझे एडिक्शन है उस चीज़ का. आई एम नॉट इनटू वेरी हैवी लिफ्टिंग या बट मैं फंक्शनल बहुत करता हूँ, कार्डियो अच्छा करता हूँ और वेट ट्रेनिंग उतनी करता हूँ जिससे मेरा जो मसल है उसको मैं ट्रेन करता हूँ. वो नहीं जाना चाहिए कभी भी. मसल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई टेक केयर ऑफ दीज वेरी बेसिक थिंग्स. ये तो हो गया जो मेरा लुक है फिजिकल. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंड. यू हैव टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे. विचारों की जो शुद्धि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो विचार अच्छे रहते हैं तो बाकी सब भी अच्छा रहता है. बिकॉज इफ़ यू थिंक गुड, गुड हैपन्स. इफ़ यू थिंक नेगेटिव, नेगेटिव विल कम. एज सिंपल एज दैट. बट जैसे कि आपने देखा कि आज के वक्त जो सोशल मीडिया है लोग यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, बट आपके एक शो करते हैं हम या कोई रियलिटी शो, तो उसके बाद ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है. बट सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ट्रोलिंग मुझे लगता है ये एक नेसेसरी ईविल है आज की डेट में सोशल मीडिया में. तो ये होता ही होता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते. और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो आप इग्नोर कर दीजिए. तो मैं तो कई बार हंसता हूँ देख के अगर कभी कुछ आता है. वैसे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं. बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे. जो इंस्टाग्राम पे भी जब मैं पोस्ट करता हूँ कोई चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ें लिख के आती हैं. तो आई थिंक आई एम श्योर आई एम डूइंग समथिंग राइट कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कभी वो नहीं आता. बट अगर कभी आता भी है तो आई एम सो मच एट पीस विद माई सेल्फ दैट ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर. कौन कहाँ बैठा है, दोज फेसलेस पीपल सिटिंग इन सम कॉर्नर, मे बी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, मे बी दे आर इन अ वेरी अनहैप्पी स्पेस. वो लिख रहे हैं, कुछ से क्या फ़र्क पड़ने वाला अपने जीवन में. सो इट इज़ ओके, इट डजंट मैटर. वेल, उसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा, हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने फ़िल्म की, OTT की,
बट फिर से जो आपके फैंस से मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कब नज़र आएंगे फिर से टीवी जो हमारा टेलीविज़न शो है उसमें कब आप नज़र आओगे? अब मुझे पता नहीं यार आरजू, मैं एक्चुअली 4 साल अभी तो टेलीविज़न किया है मैंने, तो मेरी इच्छा यही है कि मैं अभी आई शुड बी बैक इन फिल्म्स एंड OTT। फिर भी आई एम नॉट सेइंग कि मैं टेलीविज़न नहीं करूँगा। अगर कुछ बहुत अच्छा आता है मेरी तरफ तो मैं डेफिनेटली करूँगा, बट वो अब 25 साल के करियर में पहली बार एक शो आया मेरे, तो मैंने किया। अब पता नहीं अगले 25 साल ना वेट करना पड़ेगी कुछ अच्छा वैसा आए, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज टेलीविज़न पे कंटेंट 99% बहुत रिग्रेसिव होता है। एक अच्छा इवॉल्व कॉन्सेप्ट आना बहुत रेयर है, बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं ऐसा जो काम करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आया वो जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो, तो डेफिनेटली आई वुड लुक एट इट। Otherwise, I am all set to begin my new innings in films, whether it is in Hindi or in Telugu or in Tamil or wherever, or even international and OTT. So I'm just looking forward to doing something there now. वेल इसके अलावा जैसे कि आज के वक्त में 2025 जो है हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता रहा है, क्योंकि जो सिचुएशंस आई, अहमदाबाद वाला केस हुआ, व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी बाहर आ रही है, 2025 काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? Yeah, on a personal level, I feel I'm a strong person, but I think I'm emotionally very very weak. और जब ये जो अहमदाबाद वाला जो हुआ था तो उसके बाद आई थिंक अबाउट 4 or 5 days I was not in a very good state of mind because it really broke me. It broke me, not just heart, it just broke me completely. So it was a very sad incident, and there are wars going on everywhere. One country is bombing the other country is bombing back, and there's so much happening all over the world that you don't know. Yeah, you don't know what is going to happen. We can only just pray that good sense prevails, whether it is in the governments or uh, wherever, or the leadership. Good sense should prevail, and I think that is all we can do. I think the planetary positions are such that there were a lot of predictions that this year is, especially this year, is going to be quite painful as far as these things are. A lot of tragedies, a lot of natural disasters will happen, and they are happening. There was one volcano that erupted in Indonesia. Then there are earthquakes and so many things are happening, so many natural disasters, and then again Badrinath mein there was a landslide. So it's happening everywhere, and all you can do is just sit back and wait for this time to pass by, wait for this phase to get over, and then hopefully the normalcy will be restored. यस, सो लास्टली बज़ूका के साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत मज़ा आया मुझे। सबसे पहले तो मुझे ये बोलना कि बज़ूका का स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त है यार, मुझे बड़ा मज़ा आया जिस तरह से आप लोगों ने इसको सेटअप किया हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस वार्म स्पेस एंड इट्स अ गुड फीलिंग टू सिट एंड टॉक हियर। थैंक यू। थैंक यू। लास्टली आपके जो प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? भाइयों, प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड, दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. We're all going through a tough time. There is a lot of negativity, there's a lot of war, there is a lot of natural disasters that are happening. Just keep one thing in mind, that what is in our hands is something we should do very regularly, which is spread love, spread positivity, and keep giving hugs to people who need it, because that can really change someone's day and life. थैंक यू।